जीएस फॉरएवर 2.0 में आपका स्वागत है। लुसेंट की श्रृंखला को जारी रखते हुए आइए शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का अगला भाग। प्रश्न संख्या 101 पे आते हैं। माध्यम की तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की गति बढ़ती है। प्रश्न संख्या 102 पे आते हैं। प्रकाश की गति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और सी, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की गति होती है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 103 पे आते हैं। सूर्यग्रहण होता है जब, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच जब आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है, जबकि चंद्र ग्रहण आपको सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना चंद्र ग्रहण कहलाता है। तो इसे सामान्य तरीका से SEM के द्वारा याद किया जा सकता है और इसमें परिवर्तित करके सूर्य ग्रहण को भी याद किया जा सकता है। 104 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिमा के दिन। 105 नंबर प्रश्न, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, जबकि हीरे का अपवर्तनांक 2.418 होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 106, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर। 107 नंबर प्रश्न, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन के कारण। 108 नंबर प्रश्न पे आते हैं। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 60 डिग्री। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए आपतित किरण अगर 60 डिग्री है तो परावर्तित किरण भी 60 डिग्री का कोण बनाएगी। 109 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचक है। तो इसके स्नेल्स लॉ के द्वारा इसे ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात sin I बाई sin R। तो sin I बराबर 90 डिग्री और sin R बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। जब 90 डिग्री को 30 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो अपवर्तनीय सूचक 3 प्राप्त होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 110, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2θ। 111 नंबर प्रश्न, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीरे से कांच में जब प्रकाश जाती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 113 नंबर प्रश्न पे आते हैं। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीकी इंडोस्कोपी किस परिघटना पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 114 नंबर प्रश्न, इंद्रधनुष किसके कारण होता है या बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रवर्तन एवं अपवर्तन के द्वारा इंद्रधनुष का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 115 पे आते हैं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किस कारण? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। आकाश के रंगों का मापन साइनोमीटर के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 116, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धूलकण। 117 नंबर प्रश्न, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है तथा इसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसका आंसर 117 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 118 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। समुद्र नीला प्रतीत होता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 119, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
प्रकीर्णन के कारण अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। 120 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 121 नंबर प्रश्न, मोटर कार में पश्य दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तल दर्पण। 122 नंबर प्रश्न पे आते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। 123 नंबर प्रश्न, मानव आँख की रेटिना कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक एवं उल्टा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 124 नंबर प्रश्न, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 0.75 मीटर। अर्थात किसी भी व्यक्ति को अपनी संपूर्ण लंबाई देखने के लिए उसे आवश्यक दर्पण जो है उससे उसका आधा होनी चाहिए, जिससे वो अपने संपूर्ण प्रतिबिंब को देख सकता है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 125 नंबर प्रश्न, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो उससे बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात अनंत होगी। 126 नंबर प्रश्न पे आते हैं। पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा करता है कौन सा लेंस? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात अवतल लेंस। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति काम करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 127, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? कितनी डायफ्टर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 डायफ्टर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 128 पे आते हैं। यदि किसी ऐनक का लेंस का पावर 2 डायफ्टर है तो उसके फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 सेमी। अर्थात डी बराबर डायफ्टर बराबर 1/पावर होता है। तो इसका आंसर डी निकालने के लिए 1 बटा, तो 1 मीटर में होता है तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 100 हो जाएगा। अब बटा 2 कर देंगे तो इसे कटाने पे 50 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 129 पे आते हैं। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह डैश करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परावर्तित नहीं करता है वह उसका रंग हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 130, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह किस रंग का दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात हरा दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 131 पे आते हैं। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरंग दैर्ध्य के द्वारा। 132 नंबर प्रश्न पे आते हैं। तीन रंग मूलक रंग है, अर्थात प्राथमिक रंग 3 हैं, वो कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला, हरा और लाल प्राथमिक रंग है। मूल रंग अर्थात प्राथमिक रंग को ही मूल रंग बोला जाता है, और ये तीनों रंग प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला मिलकर सफ़ेद रंग का निर्माण करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 133, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बैगनी रंग सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश है, जबकि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश लाल रंग है। प्रश्न संख्या 134, जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सफ़ेद। प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाने पर सफ़ेद रंग की प्राप्ति होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 135, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 136, आइरिस का क्या काम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 137 पे आते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किस लेंस का किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अवतल लेंस। निकट शब्द 3 वर्ड से मिलकर निकट 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसका आंसर 4 वर्ड अर्थात अवतल आंसर हो जाएगा। जबकि दूर के लिए 2 वर्ड में दूर शब्द बना हुआ है, इसलिए इसका आंसर 3 वर्ड अर्थात उत्तल लेंस हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 138 पे आते हैं। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में आने वाले लेंस कौन से होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। 139 नंबर प्रश्न पे आते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 140। आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? प्रश्न फिर से सुनते हैं। आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिल्म से। प्रश्न संख्या 141। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके किस पृष्ठ पर रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। प्रश्न संख्या 142 पे आते हैं। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फल स्वरूप होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन के आवेशन, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप वस्तुओं का आवेश निर्धारित किया जाता है। प्रश्न संख्या 143 पे चलते हैं। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार की खिड़कियों को बंद कर लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 144। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमणपाती तथा उसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है। यह किसका नियम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह कूलम्ब का नियम है। कूलम्ब के नियम जो होता है इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 145 पे आते हैं। यदि किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है, उन बिंदुओं के बीच में किस चीज़ को मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभवांतर को। पुनः प्रश्न को सुनते हैं। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के द्वारा माप किया जाता है, उस बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 146 नंबर प्रश्न। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 147 नंबर प्रश्न। अति चालकता का लक्षण क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च प्रागम्यता। अति चालकता की खोज केमरलिंग ओन्स के द्वारा 1911 ईस्वी में की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 148। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। प्रश्न संख्या 149 पे आते हैं। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 150 नंबर प्रश्न। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती, यदि वे होती है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान विभव पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा अर्थात AC को DC में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात रेक्टिफायर कहा जाता है। अगले प्रश्न। जबकि इन्वर्टर का कार्य जो होता है DC को AC में परिवर्तन करना DC इन्वर्टर का कार्य होता है, और ट्रांसफार्मर का कार्य होता है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित तथा उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 152 पे आते हैं। विद्युत फिटिंग में एक तार को संपर्कित किया जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 153। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है, जबकि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और आवेश का मात्रक कूलम्ब तथा प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 154 पे आते हैं। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात अनंत होता है।
155 नंबर प्रश्न पे आते हैं, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ओम होता है। 156 नंबर प्रश्न पे आते हैं, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि किस श्रेणी क्रम में लगे होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समानांतर क्रम में लगे होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 157 नंबर प्रश्न, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है तो यह नियम किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अर्थात यह ओम का नियम है। ओम का नियम के अंतर्गत V बराबर IR होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 158 पे आते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात ओम मीटर होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 159 नंबर प्रश्न, यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 ओम अर्थात 1/3 प्लस 1/6। जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका आंसर 2 ओम आएगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 160 पे आते हैं, एक सूक्ष्म सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी रासायनिक ऊर्जा। सूक्ष्म सेल की खोज जी लेक्लांसे के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 161 पे आते हैं, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमोनियम क्लोराइड होता है। NH3Cl अमोनियम क्लोराइड जो है विद्युत अपघट्य के रूप में विद्युत सूक्ष्म सेल में निहित होता है। 162 नंबर प्रश्न पे आते हैं, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। 163 नंबर प्रश्न पे आते हैं, वोल्टेज सेल के आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एलिजांड्रो वोल्टा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 164 नंबर प्रश्न पे आते हैं, सूक्ष्म सेल किस प्रकार का सेल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक सेल अर्थात वैसे सेल जिसका प्रयुक्त एक बार करने के बाद दोबारा नहीं किया जा सकता है उसे प्राथमिक सेल कहते हैं, जबकि द्वितीयक सेल वैसे सेल होते हैं जिसका प्रयोग एक बार करने के बाद पुनः दोबारा किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप मोबाइल का बैटरी, इन्वर्टर का बैटरी ये द्वितीयक सेल के रूप में होते हैं, जबकि प्राथमिक सेल में शुष्क सेल जो होता है जिसे टर्च में हम लोग यूज करते हैं वो प्राथमिक सेल का उदाहरण है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 165 पे आते हैं, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में जस्तीकरण के रूप में जाना जाता है। जबकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको विद्युत धारा के द्वारा धातुओं का लेपन की विधि आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। 166 नंबर प्रश्न पे आते हैं, विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया था? विद्युत अपघटन संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फराडे ने विद्युत अपघटन संबंधी नियम प्रतिपादित किया था। एक फराडे का मान 96,500 कूलम्ब होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 167 पे आते हैं, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निम्न विशिष्ट प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 168 पे आते हैं, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 टिन और शीशे का मिश्र धातु होता है। 169 नंबर प्रश्न पे आते हैं, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन। टंगस्टन का खोज कार्ल विलियम के द्वारा किया गया था, जबकि इसका गलनांक जो है 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 170, विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम का बना होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 171, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपयोग का मान क्या होगा? तो इसे निकालने के लिए 100 मल्टीपल जितने बल्ब होते हैं 10 इंटू 1 आवर्स अब डिवाइडेड बाई 1000 हो जाता है, तो इस सब को घटाने के फलस्वरूप 1 यूनिट की प्राप्ति होगी, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 172 पे आते हैं, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी अर्थात बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा तड़ित चालक का खोज किया गया था, जबकि टेलीफोन का खोज ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था और शल्य चिकित्सा की खोज जोसेफ लिस्टर के द्वारा किया गया था, जिसे लॉर्ड लिस्टर के रूप में जाना जाता है, और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 173 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा विद्युत अनुचुंबकीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम, जिसके अंत में यम आता है। साथ ही ऑक्सीजन जो है इसमें आपको अपवाद स्वरूप हो जाएगा। यह चुंबकीय का भाग होता है। एग्जाम्पल और भी देखें तो एल्युमिनियम और सोडियम अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 174 पे आते हैं। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिस्मथ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 175, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किस अवलोकित किया गया था, किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेट के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 176 पे आते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जनित्र को बनाने के लिए आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग किया जाता है। 177 नंबर प्रश्न पे आते हैं। विद्युत मोटर निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए अर्थात फैराडे के नियम पर कार्य करता है, जबकि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। ओम का नियम V बराबर IR होता है। फ्लेमिंग का नियम जो है चुंबकीय प्रभाव पर है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पे फ्लेमिंग का नियम है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 178, ट्रांसफार्मर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी AC वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है ट्रांसफार्मर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 179, लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा संरक्षण। हम जानते हैं कि ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा का केवल स्वरूप परिवर्तित होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 180 पे आते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 181 पे आते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा 1897 में किया गया था और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था, और तथा साथ ही साथ पॉजिट्रॉन की खोज कार्ल डी एंडरसन के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 182, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 183 पे आते हैं। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 4। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या जो न्यूट्रॉनों की संख्या, इसलिए इसका आंसर 2 + 2 अर्थात 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नाभिक 184 नंबर प्रश्न, नाभिक का आकार कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अर्थात 10⁻⁻15 मीटर नाभिक का आकार होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 185 पे आते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एंडरसन के द्वारा पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 186 पे आते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1। हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 187 पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जे थॉमसन के द्वारा 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, जबकि जेम्स वाट के द्वारा भाप इंजन की खोज की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 188, इलेक्ट्रॉन वहन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 यूनिट ऋण आवेश जो है इलेक्ट्रॉन वहन करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻90 कूलम्ब होता है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 189, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्थानिक कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 190 पे आते हैं, समस्थानिक गुण किसमें पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात तत्व में समस्थानिक के गुण पाए जाते हैं। 191 नंबर प्रश्न पे आते हैं, एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 192, दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन कहा जाता है। 193 नंबर प्रश्न पे आते हैं, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। 194 नंबर प्रश्न, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात उपयुक्त सभी अल्फा, बीटा तथा गामा तीनों किरणें आपको रेडियो सक्रिय पदार्थ से उत्सर्जित होते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोबाल्ट 60, 195 नंबर प्रश्न, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गामा किरण। 196 नंबर प्रश्न पे आते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 197 नंबर प्रश्न, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में परमाणु पाइल का प्रयोग किया जाता है। 198 नंबर प्रश्न पे आते हैं, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम क्यूरी है। 199 नंबर प्रश्न पे आते हैं, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रित विखंडन के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 200, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थात मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। आपका भारी जल का सूत्र D2O होता है, इसका अणु भार 20 होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 201, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात सापेक्षा का विशिष्ट सिद्धांत है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 202 पे आते हैं, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 2 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 203 पे चलते हैं, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 204 पे आते हैं, त्रिविमीय चित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होलोग्राफी के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 205 नंबर पे आते हैं, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडविन हब्बल के द्वारा यह नियम प्रतिपादित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 206 पे आते हैं, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्लर के द्वारा ग्रहों की गति का नियम दिया गया था। प्रश्न संख्या 207 पे आते हैं, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस ने। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 208 नंबर प्रश्न पे आते हैं, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। यह 70%, हीलियम जो है उसके बाद 28% पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 209 पे आते हैं, तारों और सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन। 210 पे आते हैं, तारों और आकाशगंगा का व्यास मापने में प्रयुक्त उपकरण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इंटरफेरोमीटर। जबकि वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है और श्यानता मापने के लिए विस्कोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसी के तहत आज प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पे समाप्त किया जा रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।